चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन इंडियन पॉलिटी से बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका रिवीजन करेंगे। इससे पहले भी हिस्ट्री ख़त्म किया जा चुका है, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इस टॉपिक से बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए सारे सवाल हैं। यहाँ देखिए, पहला है राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी को, इसलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी को पूर्णतः लागू किया गया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म में से भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? तो इनमें से भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान ग्रहण किया गया था तो किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की व्यापारिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, जिन्हें के.एम. मुंशी कहा जाता है। संविधान सभा के व्यापारिक समिति के पहले अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इनके अलावा 6 सदस्य कौन कौन थे? तो अभी इन 6 सदस्यों का नाम दिया जाता है कूट में, तो इन्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे गोपाल स्वामी आयंगर थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे और सैयद मोहम्मद सदातुल्ला थे, बी.एल. मित्र थे और डी.पी. खोतान थे। तो गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला और बी.एल. मित्र, डी.पी. खोतान, ये 7 सदस्यों में थे। 6 सदस्य और 1 भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। हालांकि कुछ वेबसाइट पर इसे डिजिटल संसद पर यह 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन भी दिखाया जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। तो इतने सवाल था इनसे। नेक्स्ट है संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में 470 के आसपास हैं। 2005 में पूछा गया था, गणना की दृष्टि से अभी बढ़ गए हैं, 500 से भी ज़्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची अभी हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में मूलतः भाग हैं तो 22 भाग हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं? तो 25 भाग हो गए हैं, जो क ख ऐसे करके जुटे हैं। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे तो कितने मूलतः अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। सही मिलान करना था। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। वर्तमान में 100 विषय हो गए। राज्य सूची में 66 विषय थे, 5 घट गए, 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जिसमें अब 52 विषय हो गए हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय जोड़े गए थे, तब से समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान कि इस सूची में रखा गया तो समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता का रोकथाम है, ये समवर्ती सूची में है। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो यह शिक्षा है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित है तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भूमि सुधार किस विषय से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं किस अनुसूची में? तो 3री अनुसूची में शपथ का वर्णन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सूचियों में से किस में परिषद की यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन का प्रविष्ट है? तो किसमें है यह प्रावधान? 4थी अनुसूची में है। अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 17 में है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? संरक्षण से, तो यह जनजातियों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो सूची नगर पालिकाओं के बारे में निर्दिष्ट करता है वो कौन सा है? तो 12वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में पहली बार कैबिनेट शब्द का उल्लेख हुआ है।
इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची अंतः स्थापित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 1951 में पहले संशोधन में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान जिस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमियों का खनन निजी पक्षकारों को अंतरण कृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो 5वीं अनुसूची के तहत इसे घोषित किया जा सकता है। निजी पक्षकारों को पट्टे पर देना अशून्य घोषित करने की बाद समंथावाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था। तो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर सरकार किसी जनजातीय भूमि को किसी निजी पट्टे पर दे देती है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है 5वीं अनुसूची के तहत, जो समंथावाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मान्य करार दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और पी.टी. कृष्णमाचारी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जैसे संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति का आएगा तो नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल थे। और प्रारूप समिति को पता है भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मौलिक अधिकारों वाला और अल्पसंख्यक समूह वाला। जबकि मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। जबकि प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रांतीयों की समिति पर जो थे ये पटेल प्रांतीयों के लिए पटेल थे, जबकि प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉमन है। फिर संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। और तदर्थ झंडा समिति जो था, तदर्थ राष्ट्र ध्वज समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। एक संचालन समिति था जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, और कार्य संचालन बोला जाए तो इनके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। तो यहाँ से मिस्टेक हो सकता है, इसलिए एकदम क्लियर करके रिवीजन किया जाए। उसके बाद है प्रारूप समिति जिसके 7 सदस्य और 6 एक अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और 6 सदस्यों में गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सदतुल्ला और एन माधवराव, जिनके जहाँ पर बी.एल. मित्र का स्थान लिया था। अच्छा, एन माधवराव ने बी.एल. मित्र के जहाँ पर आए थे, जो स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और टी.टी. कृष्णमाचारी जो हैं ये डी.पी. खोतान की मृत्यु के बाद आए थे 1948 में। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। फिर इसके बाद है संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जबकि अस्थायी अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। उपाध्यक्ष संविधान सभा के थे एच.सी. मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, ये पता है। संविधान का निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और बहस हुआ था इस पर, प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चला था। और कुल व्यय हुआ था 63,96,729 रुपये। कुल वाचन हुए थे संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। और कुल सत्र हुए थे तो 11 सत्र हुए थे। और 24 जनवरी 1950 वाला मिलाकर 12 सत्र हुआ था। ऑप्शन में 11 रहे तो 11 लगाना है, नहीं तो 12 रहा तो 12 लगाना है। कुल 3 वाचन हुए थे। जबकि संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है संविधान में जो मंत्रिमंडल बने थे 1946 के तहत मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसके कौन कौन मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू बने थे उपाध्यक्ष। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मामले के मंत्री बने थे। यानी कि गवर्नर जनरल का जो परिषद था उस समय मेन गवर्नर जनरल होते थे कार्यकारिणी के अध्यक्ष, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया था और गृह मंत्रालय भी पटेल को मिला था। जबकि शिक्षा मंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी, ये मद्रास के थे। वित्त मंत्री बने थे लियाकत अली। और विधि मंत्री बने थे जोगेंद्र नाथ मंडल। रेल मंत्री आशफ अली बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर C.H. भाभा को खान, खनन और शक्ति मंत्री, जबकि बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। आई चंद्रीगर को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। संचार और डाक वायु मंत्री अब्दुल रब नसतर को बनाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था गजनफर अली खान को। और श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम को बनाया गया था। तो इनमें इम्पोर्टेंट जैसे याद रखना है, वित्त मंत्री लियाकत अली, स्वास्थ्य मंत्री
कौन बने थे? तो गजनफर अली खान। और श्रम मंत्री जगजीवन राम। राजेंद्र प्रसाद तो याद रहेगा, खाद्य और कृषि मंत्री। जबकि कार्य और खनन मंत्री जो थे एच.सी. भाभा बनाए गए थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और विधि मंत्री जो नाथ यानी कि कानून मंत्री जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। रेल मंत्री आसफ अली। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे 1946 के अंतरिम सरकार में। इसके बाद है संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा अन्य देशों से भी लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की क्रिया विधि, यह अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद कनाडा से लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से लिया गया है। और इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से लिया गया है। इसे बहुत बार पूछा जाता है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में आयरलैंड से। जबकि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। जबकि सोवियत संघ रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो लिया गया है, यह भी न्याय शब्द सोवियत संघ रूस से ही लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना जो भारत में अपनाया गया था, यह भी रूस से प्रेरित था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की विधि जो है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो चुना जाता है, यह भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। जबकि फ्रांस से क्या लिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की आदर्श और गणराज्य की अवधारणा जो है, ये फ्रांस से लिया गया है भारतीय संविधान में। अब हैं भारतीय संविधान के कुछ भाग और उनके अनुच्छेद, इससे भी आते हैं कूट में। तो जैसे भारतीय संविधान के भाग 1, इसमें क्या है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है, यह अनुच्छेद 5 से 11 में है। और अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 में है और इसे भारत संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे 36 से 51 अनुच्छेद में रखा गया है। और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, इसे 51 के क में रखा गया है अनुच्छेद में। जबकि भाग 5 में संघ है, यानी कि भारत सरकार संघ का वर्णन है। जो इस संघ में, भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत की कार्यपालिका संसद है, तीसरा राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं और संघ न्यायपालिका हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो भाग 5 में संघ का वर्णन, उस संघ में 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में कार्यपालिका है जिसमें संसद वगैरह आते हैं, फिर संसद है दूसरे में, भाग 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार और भाग 4 में संघ न्यायपालिका भी आते हैं भाग 5 में जो, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी भाग 5 में आते हैं, जिनकी वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 के बीच किया गया है। इसके बाद है भाग 6। भाग 6 में राज्यों का वर्णन है और 152 से अनुच्छेद 237 तक इन राज्यों का वर्णन है। जैसे राज्यों में सामान्य राज्य हैं, फिर राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है, राज्य विधानमंडल का वर्णन है। भाग जो राज्य हैं 6 में राज्यपाल के विधायी अधिकार का वर्णन है, राज्य के उच्च न्यायालय का वर्णन है और अधीनस्थ न्यायालयों का भी वर्णन भाग 6 में है। जबकि भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य थे जिन्हें निरस्त कर दिया गया, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। प्रथम अनुसूची के राज्य थे भाग ख में, जिन्हें 238 अनुच्छेद में रखा गया था। फिर इसके बाद है भाग 8। भाग 8 में संघराज्य क्षेत्र मतलब यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच वर्णन है। अनुच्छेद 242 को निरस्त कर दिया गया है। तो संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन अनुच्छेद 239 से 242। फिर भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 के 9 तक अनुच्छेद में है। नगर पालिकाएँ 900 का अनुच्छेद
243 के त से 243 का य छ तक है भाग 9 का क में, जबकि 9 के ख में है सहकारी समितियाँ, यह 243 के य ज से य न तक है। जबकि भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है, यह अनुच्छेद 244 और 244 के क में है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध हैं। 242 से 263 के बीच भारत और संघ राज्यों के बीच संबंध है, लेकिन इसे 2 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय 1 में है विधायी संबंध जो 245 से 255 तक है। फिर केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध है जो 255 से 263 के बीच हैं। इसके बाद आता है भाग 12। भाग 12 में क्या है तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। भाग 12 में यह 264 से अनुच्छेद 300 के क में है। जैसे संपत्ति का अधिकार जो था इसे भाग 12 में ही रख दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 300 का जो अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है तो भाग 12 से वित्तीय, संपत्ति, वाद और संविदाएं। इसमें है वित्तीय उधार हैं जितने भी भारत सरकार के वो भाग 12 में है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं, वाद जितने भी हैं ये भाग 12 में ही है। और संपत्ति का अधिकार भी इसे अध्याय 4 में रख दिया गया है भाग 12 में। फिर भाग 13 है। भाग 13 में राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य की समागम है। यह अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 13 व्यापार वाणिज्य का समागम है। और भाग 14 में क्या है तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। 308 से 323 तक हैं, इनमें सेवाएं हैं। और लोक सेवा आयोग भाग 2 में बांटकर रखा गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में 308 से 323। फिर 14 का क है, इसमें अधिकरण है। भाग 14 के क में अधिकरण है। यह 323 के क और 323 के ख मात्र 2 अनुच्छेद को क और ख में ए और बी में बनाकर रखा गया है। फिर इसके बाद है भाग 15। भाग 15 तो याद होगा क्योंकि निर्वाचन आयोग है। इसमें 324 से 329 तक है निर्वाचन आयोग का वर्णन। 329 के क में भी एक कुछ उपबंध किया गया है। जबकि भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। यह 330 से 342 तक है। 342 के क तक है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये भाग 16 में है। जैसे लोकसभा में ST SC को आरक्षण 330 के तहत जो मिलता है वो यही भाग 16 से संबंधित है। जबकि भाग 17 में राजभाषा है। इसमें कितना है तो देखिए यहाँ UPPCS 2023 में पूछा गया था राजभाषा किसमें है भाग 17 में। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद तक वर्णन है इसका। पहले में है संघ की भाषाएं, फिर दूसरे में है क्षेत्रीय भाषाएं, तीसरे में है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषाएं और चौथे में है विशेष निर्देशित भाषाएं। तो भाग 17 में ये सब थे। और भाग 18 में क्या है तो आपात उपबंध है जो 352 से 360 अनुच्छेद में वर्णन है। आपात उपबंध भाग 18 में जैसे 356 राष्ट्रपति शासन लगता है तो वह किस भाग से संबंधित होता है तो वह भाग 18 से संबंधित होता है। जबकि भाग 19 में क्या है तो प्रकीर्ण है, यह 361 से 367 के बीच है। और भाग 20 में संविधान संशोधन 368 में है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 21 में याद रखिए ये है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो 369 से 392 में वर्णन किया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो है भाग 21 में है। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 में जो विशेष उपबंध था, जम्मू कश्मीर के लिए 370 अनुच्छेद में जो उपबंध था वो भाग 21 से संबंधित था। जबकि भाग 22 में क्या है तो 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये भाग 22 में अंतिम भाग है संविधान का। और 393 से 395 अनुच्छेदों में इसे रखा गया है। यानी कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो उनका और हिंदी में कुछ नया शुरू करना है या ख़त्म करना है तो यह 22 भाग से ही संबंधित होता है। इसके बाद है नया टॉपिक भारतीय संविधान में उल्लेखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहला अनुच्छेद है, इसमें क्या है तो संघ नाम और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो भारत के संघ का नाम है और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। जैसे भारत को इंडिया दैट्स इट भारत कहा गया है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है और राज्य क्षेत्र का इनका नाम है इसमें। और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन या सीमाओं में नामों में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 से संबंधित होता है। जबकि नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश कराना हो तो अनुच्छेद 2 से होता है। 3 में राज्यों का सीमा को घटाना बढ़ाना है तो अनुच्छेद 3 से होता है। और 4 में इनसे संबंधित क्रियाएं रखा जाता है। जबकि अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ होने के समय नागरिकता। 14 में अनुच्छेद है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 15 में है मूल धर्म, वंश, जाति के आधार पर
कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। 16 में लोक नियोजन की अवसर में समानता का अधिकार है और 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ विषयों अधिकारों का संरक्षण भी है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 21 के क में है, अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिलाना, अनुच्छेद 21 के क में। जबकि अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, यानी कि बच्चों से आप श्रम नहीं करवा सकते, श्रमिक और मानव का बच्चों का व्यापार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगा सकते अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में क्या है, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का अंतःकरण, धर्म का अबाध रूप से मानना है, उन्हें आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका अंतःकरण और उसे प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 में क्या है, तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, जबकि मानने वाला और आचरण करने वाला वो 25 में था, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना है तो वो अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है संविधान का। अनुच्छेद 39 में क्या है, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 के क में क्या है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में। जबकि 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ये तो जानते हैं। 41 में क्या है, इसे याद रखिए, इसमें है कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार है, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में। 43 के ख में क्या है, तो सहकारी समितियों का संवर्धन है। 43 के ख में सहकारी समितियों के बारे में यह 97वें संविधान संशोधन में जुटा था। फिर 44 में तो पता है समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी कहा जाता है। फिर 45 में क्या है, तो 45 में डीपीएसपी के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना, उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना 45 में। 48 के क में, 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन जीवों की रक्षा करना 48 के ए में। जबकि 50 में क्या है, तो 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण का सिद्धांत है, विधि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 में। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास है 51 में। 51 का क में तो पता है मूल कर्तव्य था। 52 में राष्ट्रपति का पद है। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति है और 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता है कि राष्ट्रपति फिर से कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। 58 में 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञा का वर्णन है। जबकि 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग है, ये तो आप लोगों को याद होगा। 60 और 60 से शपथ और 61 में महाभियोग पता है। जबकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में होता है, अनुच्छेद 66 में है। 70 में जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना, तो आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन 70 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जबकि अनुच्छेद 72 में पता है राष्ट्रपति के समाधान की विधि है, जिसमें 5 प्रकार से समाधान होता है, निलंबन, परिहार, लघुकरण, क्षमा आदि होता है। जबकि अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार बताया गया है अनुच्छेद 73 में। 74 में क्या है, 74 में पता होगा कि इसमें मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए 74 में मंत्रिपरिषद। और 75 में क्या है, तो 75 के 1 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। 75 के 1 में है, ये भी पता होगा। 76 तो याद होगा, 76 में महान्यायवादी है और ये 79 संसद भी याद होगा। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। फिर 83 के 1 में कहा गया है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, ये 83 के 1 में। 84 में क्या है, तो 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ हैं, संसद की सदस्यता बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो 84 में। 85 में भी पता होगा क्या है, सत्रावासन और विघटन, संसद सत्र का सत्रावासन राष्ट्रपति करते हैं, ये 85 के तहत। जबकि 98 में संसद का सचिवालय है, संसद का सचिवालय 98 अनुच्छेद में। जबकि अनुच्छेद 100 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत है, यह प्रयोग कब करते हैं, जब मत बराबर हो जाते हैं। साधारण बिल पर कोई मत अगर बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं अनुच्छेद 100 के 1 के तहत।
और फिर 108 में क्या है, तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, अनुच्छेद 108 में पता होगा। धन विधेयकों के बारे में विशेष प्रबंधन प्रक्रिया भी 109 में ये भी पता होगा, और धन विधेयक की परिभाषा 110 में अनुच्छेद में ये भी पता। और बजट जो है वार्षिक वित्त विवरण के बारे में ये 112 में है, ये भी याद होगा। 17 याद कर लीजिए, इसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में है। जबकि अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता, अनुच्छेद 122 में। जबकि अनुच्छेद 123 में पता है अध्यादेश है राष्ट्रपति जी का। इसके बाद देखिए, इसको बार बार पढ़ते रहना है, तब रिवीजन कीजिएगा तो याद होगा। पहले पढ़ते जाइए, फिर एक बार पढ़िए, फिर 2 बार पढ़िए, तब होगा। रुक रुक के पढ़िएगा तो समय लगेगा, लेकिन फिर भूल जाइएगा। बार बार रिवीजन करने से ही याद होता है। जैसे 124 में है सर्वोच्च न्यायालय, ये पता है। फिर 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना, ये कहा गया है। जबकि 137 में उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन का शक्ति है, रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का वर्णन किसमें है, सर्वोच्च न्यायालय का, तो अनुच्छेद 137 में। और 143 में याद है राष्ट्रपति जी परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, यह 143 में है। फिर 148 भी याद होगा, क्योंकि इसमें महालेखा नियंत्रक परीक्षक का वर्णन है, कैग का, 148 में। जबकि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 के तहत। फिर 161 आ गया, ये किसकी क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है किसमें, तो अनुच्छेद 161 में। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 162 में। 164 के 1 में कहा गया है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जैसे 75 के 1 में होता था, उसी प्रकार यहाँ 164 के 1 में हो रहा है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सहायता पर करते हैं, सलाह पर। फिर उसके बाद महाधिवक्ता हैं, अनुच्छेद 165 में, ये भी याद होगा। जैसे वहाँ क्षेत्र में महान्यायवादी था, यहाँ महाधिवक्ता राज्य का 165 में। 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का वर्णन, 169 में। 174 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करने, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है, कितना, 174 में है। तो 85 वाला बहुत बार पूछा गया है। अब 174 वाला आ सकता है कि राज्यपाल जो हैं विधानसभा को भंग करते हैं या सत्रावासन कब करते हैं, तो अनुच्छेद 174 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 200 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या उसे रोककर राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रखना, ये किस में है, तो अनुच्छेद 200 में राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर अनुमति से संबंधित। और अनुच्छेद 201 ये भी राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए जो विधेयक आरक्षित रखते हैं राज्यपाल, वो अनुच्छेद 201 में वर्णन किया गया है। 213 में क्या है, तो यो विश्रांति काल में विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राज्यपाल का, वो अनुच्छेद 213 में वर्णन है। फिर ये 214 याद होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का वर्णन है इसमें। और 215 में है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का होना, यह अनुच्छेद 215 में है। राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन किसके तहत, अनुच्छेद 216 के तहत होता है। 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके पदों की शर्तों का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 217 में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञा का वर्णन अनुच्छेद 219 में है। अनुच्छेद 226 में याद होगा, इसमें रीट जारी करने का अधिकार किसका है, तो हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। जबकि 237 में था और 32 में सुप्रीम कोर्ट का। फिर अनुच्छेद 231 में क्या है, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होना, अनुच्छेद 231 में। और 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन 239 में है। भाग 8 में था ना 239 से अनुच्छेद, तो 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन है। जबकि 239 के क में यानी कि 239 के डबल ए में दिल्ली के प्रशासन का वर्णन है। जबकि 241 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन 241 में है। अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा का वर्णन है और 243 के ख में पंचायतों के गठन का वर्णन है। 243 के ग में सी में पंचायतों की संरचना का वर्णन है। इसी प्रकार से 243 के घ में यानी कि डी में पंचायतों के लिए आरक्षण का वर्णन है और 243 के झ में पंचायतों के वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन के लिए राज्यों को वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। 243 के झ में यानी कि उसको आई कह सकते हैं।
और 243 के ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन का वर्णन है, 243 के थ में नगर पालिकाओं के गठन का वर्णन 243 के थ में, जबकि य और क में 243 में नगर पालिकाओं का निर्वाचन का वर्णन, य और क में, य और घ में जिला योजन के लिए समिति का वर्णन, और 243 के य और झ में सहकारी समितियों के निगमन का वर्णन है, जबकि 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध करने की शक्ति संसद के पास है। तो अनुच्छेद 247 में क्या है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति संसद के पास। और 249 में है राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकता है, यह किस में है, अनुच्छेद 249 में। 253 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य विषय पर कानून बना सकता है संसद, 253 में यह है। और 262 में याद होगा, यह नदी विवादों से संबंधित है, तो अंतर्राज्य नदी विवादों के लिए न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 में। और 263 भी याद होगा, अंतर्राज्य परिषद है इसमें 263 में। 266 भी याद होगा, इसमें संचित निधि का वर्णन है, भारत और राज्यों की संचित निधि लोक निधि का वर्णन 266 अनुच्छेद में। जबकि 267 में भारत की अस्मिता निधि का वर्णन है, ये भी याद होगा। और वित्त आयोग तो पता ही है, अनुच्छेद 280 में है। जबकि अनुच्छेद 300 के क में क्या है, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना अनुच्छेद 300 के क में है, इसी में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया था। फिर अखिल भारतीय सेवाएं 312 में ये पता है। और यूपीएससी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग किस में, अनुच्छेद 315 में है, ये याद रखना होगा। 323 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन है, अनुच्छेद 323 में। जबकि 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग जो है यह अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने का अधिकार है निर्वाचन आयोग को 324 के तहत। ये शब्द पर गौर रखिए कीजिए, क्योंकि यूपीएससी में 2024 में पूछा गया था, जो भी 24 या 25 में, कि निर्वाचन आयोग कैसे कार्य करता है, तो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण 324 के तहत। फिर 326 में है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वैश्यक मताधिकार पर होगा। तो भारत में वैश्यक मताधिकार पर निर्वाचन जो होता है वोट, 326 में इसका वर्णन है। फिर 330 में है, लोकसभा में एसटी एससी के लिए आरक्षण सीटों का 330 में। जबकि 331 में है, लोकसभा में अंगाल भारतीय समुदाय का आरक्षण है 331 में, जिसे 104 में संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा में एसटी अंगाल भारतीयों को जो अंग्रेजों को जो आरक्षण मिलता था, ऐसे अंग्रेज जो भारतीय थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया 104 में संविधान संशोधन द्वारा 2019 में। जबकि अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में एसटी एससी के लिए आरक्षण है सीटों का 332 में। और 333 में क्या है, तो 333 में राज्य की विधानसभाओं में अंगाल भारतीय समुदायों को जो आरक्षण था वह किस में था, अनुच्छेद 333 में था, राज्य विधानसभा में। इसे भी खत्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 में एंग्लो इंडियन को जो मिला था अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 338, इसमें क्या है, तो अनुसूचित जाति आयोग के गठन का वर्णन है, यानी कि एससी आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया जाता है। फिर 38 के क यानी कि ए में, 338 के ए में एसटी आयोग का गठन किया जाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। 338 के क में, ख में, 338 के ख में क्या है, तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्र आयोग है। 338 के ख में ओबीसी आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, राष्ट्र आयोग है अनुच्छेद 338 के ख में। जबकि 340 में क्या है, तो पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए नियुक्ति आयोग, इसमें है ओबीसी आयोग 340 में। इसके बाद 343 में क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में कहा गया है। 344 में क्या है, तो राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 से किया जाता है। अनुच्छेद 350 से क्या होता है, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है, किसमें, अनुच्छेद 350 के 1 में, क में। और 350 के ख में क्या है, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार किसमें है, 350 के ख में। फिर 352 में क्या है, 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बराह आक्रमण पर या सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, 352 में है, 3 आधार पर। जबकि 356 में है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, किसमें, 356 के तहत। 360 आध है, वित्तीय आपातकाल होता है इसमें, अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। और 368 तो पता ही है, संविधान संशोधन करने की शक्ति है संसद के पास। आइए इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ एवं उनके विषय। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में है राज्य एवं उसका संघ क्षेत्र, तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्र अथवा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन
का वर्णन है। तो राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों का वेतन दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा का वर्णन है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, जबकि पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध पाँचवीं अनुसूची में, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय प्रशासनों का उपबंध किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, छठी अनुसूची। और सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में सूचियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन किसमें है, सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं भारत में। और नौवीं अनुसूची में क्या है, तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। नौवीं अनुसूची जो भूमि सुधार कानून है, इसमें यह जुटा था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं का उपबंध करता है। ये हो गए अनुसूचियाँ। फिर इसके बाद है क्षेत्र परिषदें एवं उसके मुख्यालय। भारत में कुल कितने क्षेत्र परिषद हैं, 6 क्षेत्र परिषद हैं। तो देखिए उनके मुख्यालय कहाँ का, जैसे पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कलकत्ता है, पश्चिम क्षेत्र परिषद का मुख्यालय बम्बई है, मध्य क्षेत्र परिषद का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद है, जबकि उत्तर क्षेत्र परिषद का दिल्ली और दक्षिण क्षेत्र परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। ये मध्य वाला याद रखना है। मध्य वाला कहाँ है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में है क्षेत्र परिषद का मुख्यालय। देखिए नोट में बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम को क्षेत्र परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद के द्वारा हल किया जाता है। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम कह सकते हैं छठा क्षेत्र परिषद के रूप में। 5 उधर था ही, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और बीच वाला, ये पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 ये हो गया। सिक्किम को 2002 में NEC का सदस्य बनाया गया था, यानी कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम का सदस्य सिक्किम का बना था, तो 2002 में बना था। अब इसके बाद शुरू होते हैं उद्देशिका। चौथा टॉपिक उद्देशिका है। उद्देशिका को एक बार पढ़ लीजिए, इससे सवाल आता है। उद्देशिका कहाँ से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये क्रम से पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्रम से याद रखना होता है। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, यानी कि अवसर समानता कितना है, 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार का प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग 6 शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा प्रस्तावना है। इसमें 26 नवंबर 1949 को ये पूछा जाता है कब अधिनियमित किया गया था संविधान को अंगीकृत, तो 26 नवंबर 1949 को। और इसमें विक्रम संवत कितना चल रहा है, तो 2006 चल रहा है। और अपनाया गया है ये 3 शब्द भी UPSC पूछ चुका है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये क्रम से है, करते हैं। देखिए अब सवाल आ गया है, कैसे पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान में प्रस्तावना के सिलसिले किस क्रम में हैं। तो देखिए यहाँ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के क्रम में है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया प्रस्तावना को। यहाँ भी है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। फिर यही पूछा गया है सही क्रम में, सार्वभौमिक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी कि ये सब क्रम में है। पहले सार्वभौमिक शब्द है, फिर समाजवादी है, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक शब्द यानी कि प्रजातांत्रिक शब्द है। इसके बाद है पूछा गया है कि भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। फिर इसके बाद है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से, हम भारत के लोग से। इसके बाद है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का प्रेरणा कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में डैश को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, तो पहले समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं जोड़ा गया था। इसके बाद फिर पूछा गया है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो कौन, भारत का प्रस्तावना वर्णित करता है। फिर इसके बाद है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है किसे, तो भारत की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। लेकिन भीमराव के शब्दों में मूल अधिकार में जो 32 अनुच्छेद है उसे कहा गया है संविधान की आत्मा। फिर उसके बाद पूछा गया है
उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस वाद में धारित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरी-वाद विवाद 1960 में कहा गया संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद वाद केरल 1973 में कहा गया। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेरी-वाद विवाद 1960 में कहा कि संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में फिर केशवानंद भारती बाद में कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद है शासन प्रणाली, इससे संबंधित पूछे गए हैं। भारत में प्रजातंत्र का तथ्य इस पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तो भारत प्रजातंत्र होने का मतलब यह है कि भारतीय जनता को सरकार चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद है केंद्र शासन व्यवस्था के लिए विशेषता नहीं है। तो केंद्र शासन व्यवस्था के लिए क्या विशेषता नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन के अनुसार इसे मारना था। फिर इसके बाद पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, कौन सा कथन सत्य था? तो यही था, वहाँ संघीय प्रणाली है। फिर भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है प्रकृति में संघ किंतु भावना में एकात्मक है, ये पूछा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघ है लेकिन भावना में एकात्मक। नेक्स्ट है छठा टॉपिक राज्य एवं संघ राज क्षेत्र, इससे क्या क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ उसके राज क्षेत्रों का उल्लेख है, किसमें है? तो अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 में। फिर नेक्स्ट है नया राज्य बनाने के लिए कैसा संविधान संशोधन करना होगा? तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। कोई नया राज्य बनाना है तो साधारण बहुमत से बन सकता है। फिर पूछा गया है दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पूछा गया सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया कब? तो 35वें संविधान संशोधन के तहत भारत में संयुक्त राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम भारत का राज्य क्षेत्र बना था और 36वां संविधान संशोधन 1975 में यह पूर्णतः भारतीय राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। फिर पूछा गया है किस वर्ष झारखंड का अस्तित्व आया? तो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन बना था? झारखंड बना है। फिर इसके बाद पूछा गया भारत को सुदृढ़ केंद्र के साथ संघ ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघ ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है, मतलब संघ ढांचा कनाडा से आया है। फिर इसके बाद है कुछ राज्यों के गठन और उनके स्थापना वर्ष, जैसे गठन वर्ष आंध्र प्रदेश का गठन वर्ष है 1 अक्टूबर 1953, सबसे पहले गठित हुआ था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा का गठन और पंजाब का 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जबकि हिमाचल का गठन पहाड़ी राज्य का 25 जनवरी 1971 को, जबकि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर जहाँ हिंसा हुआ था, मेघालय मेघों का घर जहाँ सबसे अधिक बारिश होता है, त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ जो बांग्लादेश से है, इनका स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। फिर सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? तो 16 मई 1975 को। फिर 3 राज्य हैं जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। गोवा को 30 मई 1987 को, गोवा का 87 में लेकिन 30 मई को। छत्तीसगढ़ का तो पता होगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था ये, उड़ीसा से शायद। फिर उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। लास्ट में बना है तेलंगाना 2 जून 2014 को, 29वां राज्य। इसके बाद है नागरिकता। नागरिकता से पूछे गए हैं, पहला सवाल है भारत संविधान के भाग 2 में क्या वर्णन है? तो नागरिकता का और अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है। फिर पूछा है नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद में किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 11 में है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे नहीं? तो बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार देना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के नागरिकों को ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था। इसके बाद है मूल अधिकार। मूल अधिकार से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, देख लीजिए। जैसे पहला है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकारों का वर्णन है या प्रदान किया गया? तो 12 से 35 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो या शून्य करता हो? अनुच्छेद 13 में वर्णन है। अनुच्छेद 13 में वर्णन है कि भारत के राज्य या भारत सरकार कोई ऐसा काम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को शून्य करता हो या उन्हें छीनता हो।
फिर इसके बाद पूछा गया है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो विधि के नियम का मतलब है सभी के लिए समान कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन में जो ये रहेगा इसी को मानना है। विधि के नियम का मतलब है सभी के लिए समान कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है। तो अनुच्छेद 19 में है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। संविधान के 19 के 1 के ए में जो ये है कि अपने निजी भवनों पर तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। फिर भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह मानव अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में भी है। कौन सा इसमें मानव अधिकार मौलिक अधिकार में। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में है। मकान का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार में, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में भी है। फिर संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है कि भारत के मौलिक अधिकारों को वो लागू करवा सकें। फिर इसके बाद पूछा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो उत्तरप्रेषण को कहा जाता है। जैसे 5 प्रकार के रिट होते हैं जिसमें उत्तरप्रेषण जारी किया जाता है, इसे संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है, उत्तरप्रेषण को। फिर पूछा गया है मूल अधिकार संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया था। कौन सा नहीं दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, यह पहले दिया गया था, बाद में हटाया गया इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर पूछा गया उन मूल्यवर्धित अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को नहीं, यानी कि विदेशियों को नहीं। तो भारतीयों को प्राप्त है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, कानून के समक्ष समानता है ये, और फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं और जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भारतीयों को प्राप्त है लेकिन गैर भारतीयों को नहीं प्राप्त है। भाषण एवं स्वतंत्रता, भाषण अभिव्यक्ति की, कानून के समक्ष समानता की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का। फिर पूछा गया है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। अच्छा, गैर नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार मिला है, अनुच्छेद संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। इसके साथ ही उन्हें अनुच्छेद 14 भी मिला है और अनुच्छेद 20 भी मिला है, 21 भी मिला है, 28 से 25 तक वाला जो है, 25 से 28 वाला, और 21 भी मिला है, विदेशियों को भी दिया गया है। फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत डैश डैश है। तो मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सो संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो इसमें मौलिक अधिकार शामिल है, कानूनी अधिकार शामिल है, संवैधानिक अधिकार शामिल है। इसके बाद है किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू करने के लिए कौन सा अधिकार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हैबेस कॉर्पस कहा जाता है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सा रिट लागू होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रिट लागू होता है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया। मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 लिखा हुआ है जो कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया। तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया। तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है क्या। तो रिट लागू कर सकती है 5 प्रकार की। उसके बाद है संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी, संवैधानिक उपचार को अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ ऊपर में इसी को पूछा गया था, अधिकार परीक्षा कि जिसे पोस्टमार्टम कहा जाता है संवैधानिक उपचारों में से किसे। तो उत्तरप्रेषण को यहाँ आंसर दिया है, लेकिन यही वहाँ 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और यहाँ पूछा गया है, किधर गया, यहाँ DACU 2021 में पूछा गया है कि पोस्टमार्टम किसे कहा गया। तो अधिकार परीक्षा को कहा गया है। इसके बाद है मूल अधिकारों के संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है किसमें। तो समता के अधिकार में है। अस्पृश्यता का जो अंत है अनुच्छेद 17 में है, या किस में है। तो समानता के अधिकार में है। फिर इसके बाद आ गया नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व से पूछे गए हैं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ है भारत संविधान में। तो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भारत में पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई थी कहाँ से। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 40 में है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन के लिए सरकारों को निर्देश है। तो अनुच्छेद 40 देता है। यहाँ सूची मिलाना था, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। आचार संहिता, समान आचार संहिता 44 में। कृषि और पशुपालन का वर्णन अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास राज करेगा अनुच्छेद 51 में वर्णन है।
फिर इसके बाद पूछा गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध है समान कार्य के लिए समान वेतन समान नागरिक संहिता ऑप्शन के अनुसार इसे मारना था। फिर पूछा गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित है भारतीय संविधान की यह बात कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से लिया गया है, DPSP। फिर पूछा गया है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 में है और निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है, राज्य पर ये प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि DPSP जो है निर्देशक तत्व सकारात्मक है, राज्य को कानून बनाने का अधिकार देते हैं। फिर मौलिक अधिकार वाद युग है, इसके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैरवाद युग है, इसके उल्लंघन पर वह न्यायालय नहीं जा सकता है। फिर 5वां है कानून के रूप में मान्यता दिया गया है, मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप में बाध्यता है, लेकिन यह नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मानता है, इसमें बाध्यकारी नहीं है, नैतिक और राजनीतिक मानता है। और इसमें मूल अधिकार में लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 21 के ए को छोड़कर, यानी कि जब मौलिक अधिकार लागू कराना है तो ये स्वतः लागू रहता है, लेकिन इसे लागू कराने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता पड़ती है नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराना है तो। फिर मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही प्राप्त होता है नीति निर्देशक तत्व। तो इनसे इतना थे, इसको रिवीजन कीजिए, इससे ही बन जाएगा। फिर है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में देखिए इससे क्या क्या बनते हैं सवाल। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश के नाम से जाना जाता है, क्या, तो मूल कर्तव्य को जाना जाता है। 10 मूल कर्तव्य थे प्रारंभ में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य संशोधन करके जोड़ा गया, कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर इसके बाद पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में एक नया अध्याय क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 1 क में। फिर मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलती जुलती संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन के अनुसार इसे मानना था। फिर पूछा गया है जिस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, कौन समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, अच्छा, मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। फिर है 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य क्या है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है 11वां मूल कर्तव्य में। अब देखिए मूल कर्तव्य की सूची है, इसमें अभी वर्तमान समय में ऐसे पूछे जा रहे हैं 25-26 में सवाल। मूल कर्तव्यों का क्रम पूछा जाता है। 51 के क्रम में मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ये पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य क्या है, तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये तीसरा कर्तव्य। चौथा कर्तव्य देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये 4 कर्तव्य थे। तो पहला क्या था, पहला भारत के जितना भी वो आदर्श हैं, संस्था हैं, ध्वज हैं, उसका पालन करना है राष्ट्रगान का। दूसरा में था आंदोलन जितने भी हुए थे राष्ट्र आंदोलन, उसको हृदय में संजोए रखना है, उसका पालन करना है। तीसरा में है एकता अखंडता पालन करना है, और चौथा में राष्ट्र की सेवा करना है बुलाने पर। और 5वां में क्या है, तो अनुच्छेद 5वें कर्तव्य में है भारत के सभी नागरिक, सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व भावना निर्माण करें, धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव को हटाएं, दूर करें, ऐसी प्रथा को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो 5वां में स्त्री वाला है और समानता, भातृत्व का भावना जगाने वाला है। फिर 6ठे कर्तव्य में है हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका संरक्षण करें, जो हमारी सांस्कृतिक गौरवशाली धरोहर है, परंपरा है, सभ्यता संस्कृति है, उसका परिरक्षण करना, ये 6ठा कर्तव्य। 7वां कर्तव्य क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य प्राणी हैं, उनका रक्षा करें और संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, यह 7वें कर्तव्य में है। 8वां में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना है और हिंसा से दूर रहना है, ये 9वां कर्तव्य में कहा गया है। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए
उपलब्धि छुए, नई उपलब्धियों को और नई ऊंचाइयों को छू ले, ये 10वां कर्तव्य था। लेकिन ये 11वां कर्तव्य जुट गया, माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु का देखभाल करना, उनकी यथास्थिति बालक को प्रतियाल्प के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो 10वां क्या था? राष्ट्र का आगे निरंतर बढ़े ऐसा कार्य करना है, गतिविधियों में शामिल होना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये 9वां में था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला 8वां में था और 7वां में पर्यावरण संरक्षण वाला था। 6वां में हमारी संस्कृति गौरवशाली वाला और 5वां में था स्त्रियों से सम्मान वाला। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। अब इसके बाद पार्ट 2 में पॉलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक ही था, अब इसे रिवीजन कीजिए बार बार। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद आएगा राष्ट्रपति, नेक्स्ट टॉपिक।